हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। ठीक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। इससे पिछले क्लास में हमने गॉस प्रमेय के बारे में बहुत ठीक डिटेल में आपको बताया था, लेकिन प्रूफ नहीं किया था। ठीक ना, उससे संबंधित बहुत डीप में काफी कंपटीशन यानी हाई लेवल की चीजें आपको बताया था। और यदि आप नहीं देखे तो उसको जरूर जाके देखिए बेटा। ठीक, गॉस प्रमेय से संबंधित ठीक हमने उसमें बताया था। और इसमें आज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस ठीक प्रमेय की उपपत्ति, यानी गॉस प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, कि गॉस प्रमेय कैसे होती है, जो कि क्या होती है हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बेटा, आज हम लोग गॉस प्रमेय को एकदम प्रूफ करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक। हाँ, गॉस प्रमेय को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं भैया, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। हाँ देखिए, एकदम 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 कलर चेंज कर लिया हमने। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो आज हम लोग गॉस प्रमेय को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, पहले सबसे पहले गॉस प्रमेय है क्या, आप पढ़ते लगातार आए, हमें उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे, एकदम नहीं भूलेंगे। ठीक, गॉस प्रमेय है क्या। ठीक, देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं गॉस प्रमेय है क्या, और हमें उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। ठीक, गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले गॉस प्रमेय है क्या उसको देखेंगे, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम, ठीक, उम्मीद है आप जानते होंगे, फिर भी हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान। हम यहाँ पे गॉस प्रमेय कहते किसे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। गॉस प्रमेय क्या होता है। ठीक, तो गॉस प्रमेय की परिभाषा होती है कि यदि भैया, यदि कोई आवेश, ध्यान दें बेटा, यदि कोई आवेश, हाँ, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हो, ध्यान दें बेटा, बंद पृष्ठ के अंदर रखा हो तो बेटा हो, ध्यान देंगे, तो उस बंद पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ से, हाँ देखें, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखें बेटा, ठीक, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, वैद्युत फ्लक्स, उस आवेश, जो आवेश बंद पृष्ठ के अंदर रखा है उसी की बात हो रही है, उस आवेश का कितना, 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ठीक, खूब बढ़िया से, बहुत बार इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब हम लोग ठीक कई बार पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू भैया हो Q/ε0। ठीक, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। इसको हम लोगों को आज प्रूफ करना है, एकदम प्रूफ कर देंगे। ठीक, यानी हम लोगों को प्रूफ करना है कि कैसे फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। ठीक है मेरे बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। वैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर लेकर प्रूफ किया जाता है। ठीक, लेकिन जो सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है, ठीक, वही हम लोग लेकर चलेंगे। हम लोग एक गोला लेंगे, बंद पृष्ठ के रूप में क्या लेंगे, गोला, और उस गोले के कारण, ठीक, उस गोले की सहायता से हम लोग प्रूफ कर देंगे कि कैसे उस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होगा जब उस गोले के अंदर Q आवेश रखा होगा। तो ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पुरानी चीजें आपको आना चाहिए। ठीक, पीछे 2 क्लास गॉस प्रमेय से हो चुके हैं संबंधित, तो उन दोनों क्लास को आप यदि पढ़ेंगे तो और बढ़िया इसको समझ पाएंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समझे आप। अब हम लोग गॉस प्रमेय की उपपत्ति पढ़ने वाले हैं।
उपपत्ति, यानी प्रूफ करेंगे हम लोग गॉस प्रमेय। ठीक, यही है गॉस प्रमेय और इसको प्रूफ करना है, उपपत्ति। चले ध्यान दीजिएगा बाबू, सभी लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं एक क्या ले लिया हमने, एक गोला ले लिया, एक गोला। ठीक, एक गोला ले लिया ये। ठीक, और गोले के सेंटर पर अंदर यहीं पे मान लेते हैं, यहां पे बेटा एक आवेश ले लिया। वो आवेश क्या है, प्लस क्यू है। देखिए प्लस क्यू आवेश ले लिया हमने। अब इसके बाद क्या किया जरा ध्यान दीजिएगा, इस गोले के पृष्ठ पर ऊपर, भैया इस गोले के पृष्ठ पर ऊपर एक छोटा सा क्षेत्रफल, स्मॉल क्षेत्रफल डीए ले लिया। मान लेते हैं ठीक है, गोला है, गोला है, उसके केंद्र पर अंदर प्लस क्यू आवेश रखा है। अब उसके पृष्ठ पर, उस गोले के पृष्ठ पर, वॉलीबॉल फुटबॉल ले सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ऊपर उस पर एक छोटा सा, एकदम छोटा सा क्षेत्रफल डीए ले लिया, डीए। तो जो क्षेत्रफल, आप जरा याद रखें बेटा, जो क्षेत्रफल आपने डीए ले रखा है ऊपर, उसका क्षेत्रफल ये सदिश होगा कि नहीं? हाँ होगा, हर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ये सदिश होगा। और क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ये सदिश की दिशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो छोटा सा क्षेत्रफल डीए लिया ना आपने, डीए, ठीक, उसके क्षेत्रफलीय सदिश की जो दिशा होगी, ठीक, इसके क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर, ऐसे कर देंगे तो अंदर, ऐसे करेंगे तो बाहर। तो यहाँ जो डीए की डायरेक्शन मिल रही है बाबू, ठीक ठीक, यहाँ डीए की जो दिशा है वो लंबवत क्या है, बाहर की तरफ। एक वेक्टर डीए बना लेते हैं, ये डीए की डायरेक्शन हो गई लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, बाहर की तरफ हो गई। अब समझे आप सभी, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और क्या मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है, ठीक, इस गोले की जो रेडियस है यहाँ पे, ठीक, वो कितना मान लिया आपने, स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, और एक चीज जानिए, अब देखिए बेटा, यहां जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण, प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण आर दूरी पर, इस बिंदु पर, इसे हम ठीक कुछ भी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, इसके कारण बिंदु पी पर, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो आना चाहिए आपको भैया, वो तो आना ही चाहिए ना आपको भैया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वो तो आना ही चाहिए आपको, किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कोई आवेश है, यहाँ पे इसको हमने क्या ले लिया, प्लस क्यू, और इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक ना, ठीक, पी ही मान लेते हैं। और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले यदि धन आवेश होगा, बहुत बार बता चुके हैं भैया, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, डायरेक्शन किस तरफ होगी, दूर की तरफ होगी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर की तरफ होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी आप जानते हैं, E इज इक्वल टू भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक, ये आना चाहिए आपको, ठीक ना, इतना ये यूज होगा इसमें। ठीक, इतना आप जानते भी हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाँ समझने की कोशिश करें आप सभी, ये स्थिति है। ठीक है, अब इस बिंदु पर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक, ये भी दूर की तरफ, धनावेश के कारण दूर की तरफ होती है दिशा। ठीक, और इसको हमने दिखा दिया कितना हो भैया, वेक्टर ई। ठीक है, एकदम सही। अब हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, अब इस गोले से, ये जो गोला है, इसके ऊपर जो छोटा सा क्षेत्रफल लिया है बिंदु पी पर, वेक्टर डीए या डीए क्षेत्रफल है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हाँ ध्यान दें बेटा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ठीक, समझने की कोशिश करें, यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले हैं, यही चीज हम लोगों को प्रूफ करना है कि कैसे फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, कैसे फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी को प्रूफ करना है। तो चले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले करेंगे क्या कि समझने की कोशिश करें कि सूक्ष्म बिंदु पी पर, देखें भैया, बिंदु कहां पर, पी पर, बिंदु पी पर क्या, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए, यहां जो छोटा क्षेत्रफल आपने डीए लिया हुआ, इसी की बात हो रही है। बिंदु पी पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए
से, हाँ ध्यान दें बेटा, से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स ना, हाँ भैया, एक से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स। और इस सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स को जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? डी फाई ई से। फाई ई से एकदम पूरा वैद्युत फ्लक्स, और छोटा वैद्युत फ्लक्स दिखाना है तो डी फाई ई से, कोई दिक्कत नहीं है, डी फाई। अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, भैया मेरी बात एकदम ध्यान दें, वैद्युत फ्लक्स आना चाहिए आपको तभी ये समझ में आएगा, पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक। अब ध्यान दें बेटा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जरा याद करें आप, हमने बताया हुआ है कि किसी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस वैद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस क्यू आवेश है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में छोटा सा क्षेत्रफल रखा गया है और जहां पर ये क्षेत्रफल है वहां का वैद्युत क्षेत्र ई है। ध्यान दीजिएगा, तो इस छोटे से क्षेत्रफल डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इस बिंदु का जो वैद्युत क्षेत्र और इसका क्षेत्रफलीय सदिश के अदिश गुणन के बराबर होगा। यानी बेटा यहां से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ना, अब वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है भैया? वैद्युत फ्लक्स का मतलब गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखिए यदि आप नहीं पढ़े होंगे पीछे ना तो एकदम नहीं समझ में आएगा। वैद्युत फ्लक्स बार बार शुरू में ही पढ़ा चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स, गॉस प्रमेय, सब आप शुरू से देखेंगे एकदम मस्त हो जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है हमने, ठीक बेटा। तो जरा ध्यान दे बेटा, सभी लोग, सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस क्यू आवेश है आर दूरी पर, इस यहां से ठीक गुजरने वाला यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स यही कहता है कि, ठीक ध्यान दीजिएगा मेरी बात समझे, जिस बिंदु पर क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफलीय, ठीक क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफलीय सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई भैया, डी फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ये होगा डी फाई, यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ के वैद्युत क्षेत्र और यहाँ के क्षेत्रफल या सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो हमें तो इस छोटे क्षेत्रफल से ही चाहिए। अब इस क्षेत्रफल का, ठीक, क्षेत्रफल या सदिश वेक्टर डी है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और यहाँ के क्षेत्रफल या सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है, यही होता है। फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यदि ई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, हम आपको कॉपी से समझा देते हैं, ठीक, बहुत सारी कॉपियां हैं, ध्यान दीजिए ऐसे, जैसे बेटा ध्यान दे, ये कोई कॉपी है, हमने बताया था आपको, तो समझने की कोशिश करें कि इससे गुजरने वाला या कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र में है और इसका क्षेत्रफलीय सदिश वेक्टर ए है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होगा, ठीक। तो उसी तरीके से जी छोटा सा क्षेत्रफल हम लोग डीए ले लेते हैं, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए होगा। डी फाई ई इज इक्वल टू भैया हो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अब हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चलिए बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बेटा यहां पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, जरा सोच के देखें आप, ठीक, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए को क्या लिख सकते हैं? ओ ई डीए कॉस थीटा, 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वहीं से लिया गया। और थीटा क्या है? दोनों वेक्टरों के बीच का कोण, यानी यहाँ पे थीटा बेटा ध्यान दीजिएगा, थीटा यहाँ का थीटा भी वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का कोण है। अब यहाँ जरा देखें, आ जाइए, यहाँ वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का कोण थीटा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, कितना हो? 0 डिग्री, है कि नहीं? एकदम है भाई, थीटा जीरो दोनों एक ही दिशा में, वेक्टर डी और वेक्टर ई, थीटा 0 डिग्री। चलो बेटा, तो हम लोग यहाँ थीटा क्या लिखने वाले हैं? 0 डिग्री। तो बाबू ध्यान देना है आपको, डी फाई ई इज इक्वल टू भैया हो ई इंटू क्या? डीए
इंटू cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो चलिए हम लोग बढ़ाते रह रहे हैं और एकदम प्रूफ करने वाले हैं, एकदम प्रूफ करेंगे हम लोग ये गॉस प्रमेय। और बहुत ही सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, गॉस प्रमेय का डेरिवेटिव। हर साल एग्जाम में अक्सर पूछ देता है किसी न किसी सेट में, तो इसलिए आप एकदम याद रखेंगे इसको। तो डी फाई भैया, और डी फाई इज इक्वल टू, ठीक, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक, तो ई डी ए cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक, कितना हो जाएगा बाबू, ई डी ए, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, होगा ना, एकदम होगा भाई, ठीक, काहे नहीं होगा, समझेंगे बेटा, ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एकदम दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब हम लोग पूरे पूरे गोले से, ठीक, पूरे गोले से, ठीक ना, पूरे गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक ना, समझने की कोशिश करें। पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम, ठीक ना, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक, यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते हैं तो एकदम मजा आ जाएगा। हाँ ठीक, क्या इसमें है उसको तो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा माना, माना प्लस क्यू आवेश एक बिंदु आवेश है, ठीक, एक बिंदु आवेश है। हमें गॉस प्रमेय प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, एक बिंदु आवेश है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे केंद्र मानकर, इसे क्या मानेंगे आप, केंद्र, इसे केंद्र मानकर स्मॉल आर दूरी, ठीक, ध्यान दें बेटा, इसे केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन गोला, एक काल्पनिक है, ठीक, इसलिए इसे गॉसियन गोला हम कहेंगे, का एक गॉसियन गोला खींच लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, ये स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम में आपको जरूर लिखना होता है, ठीक। हम लोग तो ऐसे फिगर बना के निकल सकते हैं, लेकिन जो फिगर है वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है, ठीक। अब क्या, इसे केंद्र मानकर, इसे क्या मानकर, ध्यान दें, इसे केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन गोला खींच लेते हैं, खींच लिया हमने आर त्रिज्या का, ठीक। अब बिंदु पी पर, अब बस एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बिंदु कहां पर, पी पर एक, ध्यान देंगे आप, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं, डीए, बस, ठीक, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, छोटा छोटा लिखे हम, ये स्थिति है। अब हम लोग क्या, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए ले लेते हैं। अब क्या, बिंदु पी पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स डी फाई। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी का मतलब ई डी कास थीटा, थीटा की वैल्यू यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जीरो, कितना आसान कर दिया हमने, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो कास जीरो, कास जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो इस तरीके से डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए हो गया, ये तो डी फाई छोटे से क्षेत्रफल। अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक, संपूर्ण गॉसियन गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ऐसे हम लोग लिख पाएंगे, संपूर्ण, भैया ध्यान दें, पूरा गॉसियन गोले की बात कर रहे हैं आप, संपूर्ण गॉसियन गोले से, संपूर्ण गॉसियन गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। तो फाई ई बराबर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक भैया,
कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, उसको ध्यान दें आप सभी। फाई ई समझने की कोशिश करें तो जानते बेटा डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो फाई ई बराबर समझिए, समझने की कोशिश करेंगे, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक। डी फाई का बंद समाकलन, क्योंकि पूरे बंद पृष्ठ है, ठीक, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला पूरा वैद्युत फ्लक्स, इसलिए बंद समाकलन। समाकलन का मतलब विस्तार होता है, बढ़ाना है। और कितना बढ़ा रहा है, पहले छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला, अब पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसलिए पूरे बंद पृष्ठ से, अभी छोटा सा निकल रहा था डी फाई, अब पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फाई, अब फाई की वैल्यू पूरे, ठीक, डी फाई का क्लोज इंटीग्रेशन, घबराने की बात नहीं है, बस चिन्ह ऐसे ही ध्यान, ठीक, आगे एकदम समझ में आने वाला है। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू कितनी है, ठीक, ई डी ए पढ़ चुके हम लोग, ई डी ए बेटा ध्यान दीजिएगा। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन जो बंद समाकलन है वो किसके साथ जाएगा भैया, जिस समाकलन का विस्तार, अब ये किसके साथ जाएगा, जिसका विस्तार हो सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र ई का तो विस्तार होने वाला नहीं है, डी ए छोटा सा है, यही बढ़कर पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो विस्तार किसका होगा, डीए का। तो ये बंद समाकलन किसका होगा, डीए का होगा, जो छोटा होगा वही बढ़ेगा, छोटा सा डीए है वही पूरा बढ़ेगा, क्षेत्रफल के पूरे गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ई भैया हो, ये तो क्या है, फिक्स है, ये बढ़ने घटने वाला नहीं है, यहां पर ये वैल्यू फिक्स है, ठीक। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देंगे, फाई ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, फाई बराबर ई और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डीए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, डीए, ठीक, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए आ गया। हाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, डीए, सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोज इंटीग्रेशन यानी पूरा बंद समाकलन करना है डीए का, भैया हो जब पूरा बंद समाकलन डीए का करेंगे, आप समझने की कोशिश करें, जब बंद समाकलन डीए का करेंगे, पूरा बंद समाकलन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। अब कहेंगे आपकी ये क्या है, तो ये पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक, पूरे संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, ठीक, संपूर्ण, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, ठीक, घबराने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ए क्या है, ए क्या है, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं गॉसियन गोले का, आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो लेकिन दिखेगा, एक ध्यान दीजिएगा, गॉसियन गोला, कोई गॉसियन, यही गॉसियन गोला है, गॉसियन गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां तक एकदम क्लियर है, ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ बिंदु क्षेत्र है ई पर, बिंदु ई पर, तो हम ऊपर भी लिखे हैं, ठीक। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है भैया, ई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब दोनों वैल्यू हम रख रहे हैं, देखिए एकदम आने वाला है भैया, ध्यान दीजिएगा, डी फाई को इंटीग्रेट किया, ए हो गया, तो बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, ई ए। अब ई और ए दोनों की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, फाई ई की वैल्यू कितना है, 1/, ध्यान दे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होगी, ठीक। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल, ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा हो, क्या बचा, देखिए कितना जबरदस्त, फाई की वैल्यू आ गई बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई, यही क्या है, गॉस प्रमेय है, गॉस प्रमेय को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक, थोड़ा सा डिटेल में हमने किया हुआ है, ठीक ना, आपके समझने के लिए थोड़ा सा हमने, ठीक, डिटेल में किया हुआ है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने गॉस प्रमेय को प्रूफ कर दिया, यहाँ पे उपपत्ति, गॉस प्रमेय की उपपत्ति, ठीक, प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, जब तक समझ में आए तब तक देखिएगा इसको, ठीक ना, हाँ एकदम, क्योंकि है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा जरूर। तो ये गॉस थ्योरम को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया बढ़िया तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग।
ठीक, कुछ नोट के पॉइंट हैं जिनको आप याद रखिएगा। नोट के 2 पॉइंट हैं जिनको हम बढ़िया तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर से एक बार देख लें हल्का सा। ठीक, क्या है, हम लोगों को गॉस प्रमेय प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि यदि किसी, ठीक ध्यान दीजिएगा, यदि किसी गोले के अंदर क्यू आवेश है तो उस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा फाई ई बराबर। लेकिन कैसे होगा, तो उसके लिए क्या किया गया कि ये क्यू आवेश ले लिया गया। अब क्या किया गया, उस क्यू आवेश को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन गोला बना लिया गया। ठीक ना, आर त्रिज्या का, भैया इसको केंद्र मानकर आर त्रिज्या की एक गॉसियन गोले की कल्पना कर लिया। ठीक, इसमें हालांकि डॉटेड से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, इसको डॉटेड से हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे भी आप समझ जाइए। अच्छा, ये गॉसियन कोई गोला ले लिया, ठीक, आर दूरी त्रिज्या मानकर एक गॉसियन गोले की कल्पना कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, एकदम सही। अब हमने क्या किया कि बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA ले लिया, इसके पृष्ठ पर, इस गॉसियन गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर छोटा सा क्षेत्रफल dA ले लिया। अब ध्यान देंगे, अब यह छोटा सा क्षेत्रफल जो dA लिया हुआ है, एक इसके जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर, यानी dA के जो वेक्टर dA की डायरेक्शन होगी लंबवत बाहर की ओर, और प्लस क्यू आवेश के कारण बेटा यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दूर की तरफ, यानी वेक्टर डी और वेक्टर ई दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इनके बीच का जो कोण होगा थीटा भैया हो कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक ना, हाँ ठीक है, 0 डिग्री होगा, एकदम मस्त, सही है भैया। अब देखें बेटा, यहां तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस डीए से, छोटे से क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला ठीक सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफलीय सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर, वही वाला फार्मूला, ठीक, 11th में अदिश गुणन वाला, तो ई डी ए कॉस थीटा हो गया। यहां बेटा थीटा वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण है, तो थीटा यहां दोनों एक डायरेक्शन में है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, यहां कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आ गया। ये तो अभी छोटे से क्षेत्रफल, पृष्ठ पर जो छोटा सा क्षेत्रफल डी ए लिया था आपने, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लेकिन हमें तो पूरे इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, और वो कितना आना चाहिए, क्योंकि बंद पृष्ठ है ये गोला, और इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, तब जाके गॉस प्रमेय प्रूफ होगा। तो चलिए, अभी तो छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई आ गया। अब संपूर्ण गॉसियन, ठीक, संपूर्ण गॉसियन गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, पूरा, ठीक, फाई। तो फाई भैया डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई अभी छोटा सा पूरे, ठीक, बंद समाकलन करेंगे पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई का क्लोज इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक ना, समाकलन बंद। अब यह बराबर, ठीक, अब डी फाई बराबर ई इंटू डी, तो यहां बंद समाकलन ऑफ ई इंटू डी। अब भैया बंद समाकलन ही नहीं कि सबका कर देगा, नहीं, जिसका होने लायक रहेगा उसी का होगा बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रेशन। तो इसमें किसका होने लायक है क्लोज इंटीग्रेशन बेटा, जो छोटा है जो बढ़ सकता है, तो डी यहां छोटा है और यही पूरा अधिकतम बढ़ सकता है। पूरा अधिकतम कितना हो सकता है, पूरे गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है, और उसकी वैल्यू ए, तो हम डी को इंटीग्रेट करेंगे तो ए हो सकता है अधिकतम। ठीक, तो ए क्या है, गॉसियन गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, एकदम सही, और संपूर्ण गॉसियन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू बेटा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। और क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, को बहुत बार पढ़ेंगे। ठीक, अब ई और ए दोनों की वैल्यू हम लोग यहां रखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। इसका मतलब इस स्थिति में इस गॉसियन गोले यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके अंदर रखे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। ठीक, दिक्कत हो रही है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, रखे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, इस तरीके से बेटा हो, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए कई बार हमने बता दिया इसको। ठीक, और ये गॉस प्रमेय को हमने प्रूफ किया। नोट के 2 पॉइंट हैं, इसके साथ ये लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, नोट के 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट बेटा समझे आप सभी लोग, नोट नोट का ठीक पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए बाबू, पहला नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। ठीक, पहला पॉइंट नोट का यही कहता है कि, ठीक, कहता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, समझे आप,
यदि किसी, देखिए बेटा, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश रखे हो तो कई आवेश रखे हो तो क्या होने वाला है भैया, ध्यान दीजिए। तो उस बंद पृष्ठ से, समझे बाबू, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भैया, ठीक, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देंगे आप, गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक ना, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक, सभी आवेशों के कारण गुजरने वाले, एक सभी आवेशों के कारण गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब अभी समझाएंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे, ठीक, बीज गणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, ठीक, एकदम सही। क्या कह रहा है, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश रखे हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स सभी आवेशों के कारण गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी समझ में आ जाएगा। जैसे भैया वो मान लेते हैं कोई गोला ही है, ठीक, कोई बंद पृष्ठ ले सकते हैं आप, मान लेते हैं कोई गोला है, इसके अंदर कई आवेश रखे हैं, ये प्लस Q1 हो गया, यहाँ पे माइनस Q2 हो गया, यहाँ पे बेटा वो प्लस Q3 हो गया, ठीक, यहाँ पे माइनस Q4 हो गया, यहाँ पे प्लस Q5 हो गया, ये सब है, ठीक। तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो φ1 होगा, φ1 यानी Q1 के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये क्या होगा, Q1/ε0, कोई दिक्कत नहीं। φ2 भैया बीज गणितीय का मतलब चिन्ह सहित, बस इतना याद रखना है, साइन के साथ चिन्ह सहित। तो φ2 इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक, ये माइनस Q2 है, तो क्या लिख पाएंगे, -Q2/ε0। इसी तरीके से φ3, ध्यान दे बाबू, ठीक, हाँ ध्यान दे बेटा, हाँ φ3, यहां पे बेटा φ3 कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक, ये भी प्लस क्या, Q3/ε0, ठीक। अब बेटा ध्यान दीजिएगा यहां, ठीक, -Q4 के कारण φ4 इज इक्वल टू -Q4/ε0, φ5 इज इक्वल टू प्लस में है तो प्लस Q5/ε0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एकदम। अब बीजगणितीय योग कर लेते हैं इनका, जनरली चिन्ह सहित जोड़ना होता है, ठीक। तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक, बहुत आसान, ध्यान दीजिए बेटा, कुल वैद्युत फ्लक्स φe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ1, ठीक, प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 और प्लस φ5, ठीक। सबको जोड़ देते हैं बेटा, φe की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, φ1 की वैल्यू कितने हैं, Q1/ε0, φ2 की वैल्यू माइनस में है, Q2/ε0, ये प्लस में है, Q3/ε0, ध्यान दें, माइनस में है बेटा Q4/ε0, प्लस में है Q5/ε0, ठीक। अब सब में 1/ε0 है तो क्या कर लेंगे, कॉमन, ऐसे
और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखें ये Q1 माइनस Q2 प्लस क्या बेटा Q3 माइनस Q4 और प्लस Q5। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक, तो ये है, ठीक, ये है पहला नोट का पॉइंट कि यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश रखे हों तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सभी आवेशों के, ठीक, कारण गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, नोट का दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखिए, दूसरा सेकेंड, ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए भैया। हो दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि यदि कोई आवेश, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक, यदि कोई आवेश, ठीक, यदि कोई आवेश, थोड़ा सा डार्क आपको अच्छा उतना बढ़िया नहीं दिखा है तो किसमें चला जाए, कौन सा कलर ले लिया जाए, पीला चलेगा इसको, ठीक तो लग रहा है, ठीक, इसी से लिख देते हैं। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ समझने की कोशिश करें आप कि यदि कोई आवेश, समझे आप, यदि कोई आवेश, हाँ समझने की कोशिश करें, ठीक, ये हाँ ठीक है, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के, भैया यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर रखा हो तो, बाहर रखा हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, देखें एकदम बढ़िया पॉइंट है, कंपटीशनों में पूछा जाता है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, हाँ गुजरने वाला भैया कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है, ठीक, जीरो होता है। ठीक, कह रहा है यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर रखा हो तो, ठीक, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जीरो, शून्य होता है। अब आप कहेंगे कैसे शून्य होता है, तो हम आप फर्स्ट के बता देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये कोई क्या ले लिया आपने, बंद पृष्ठ, ठीक, और इसके बाहर यहां पे कोई आवेश ले लिया क्या, प्लस क्यू। अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो मान ले ये प्लस क्यू क्या करेगा, वैद्युत बल रेखा ऐसे निकालेगा, ऐसे बाहर करेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें, इससे होकर निकलेंगे, ठीक। तो एक चीज आप समझने की कोशिश करें, ठीक, ठीक, जितनी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतने बाहर निकल रही हैं। मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, यहां प्रवेश करने वाला, ठीक, प्रवेश करने के कारण वैद्युत फ्लक्स माइनस हो जाता है, तो मान लेते हैं, ठीक, माइनस फाई है, तो जितनी प्रवेश कर रही है उतना बाहर निकल रही है, तो जितना माइनस में वैद्युत फ्लक्स होगा उतना ही बाहर में प्लस में वैद्युत फ्लक्स होगा, सॉरी, ठीक, उतना ही बाहर में प्लस में वैद्युत फ्लक्स हो, ठीक ना। तो समझेंगे बेटा, तो इसका मतलब यहां फाई ई उतना ही प्लस में हो गया, ठीक। अब कुल वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, इतना बढ़िया पॉइंट आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, हो कुल वैद्युत फ्लक्स, जब बाबू हो कुल वैद्युत फ्लक्स हम लोग देखेंगे फाई ई बराबर, ठीक, फाई डैश कर लेते हैं, फाई डैश बराबर ये माइनस फाई है प्रवेश करने वाले के कारण, ठीक, और ये प्लस फाई है फाई निकलने के कारण। अब जो कुल वैद्युत फ्लक्स आया फाई डैश, उसकी वैल्यू क्या दिखेगी आपको, जीरो, ठीक, कुल वैद्युत फ्लक्स भैया हो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों ने, ठीक, क्लास 12th के जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा गॉस प्रमेय, उसकी उत्पत्ति बताया हमने, और उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण नोट के पॉइंट बताया, ठीक, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। और अब इसके बाद वाला जो लेक्चर मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक हैं और पूछे जाते हैं, कठिन कठिन भी हैं, ठीक, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, और जो सिलेबस में होगा उसी को हम बताएंगे।
समझ पाए आप? तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने के बाद ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त, और इससे कुछ संबंधित सवाल हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी के सारे सवाल हम करा देंगे, ठीक, और तब जाके चैप्टर को समाप्त घोषित किया जाएगा और फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा पूरा वीडियो आपने देखा, ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप लगातार देखते रहें, बने रहें, ठीक। चैनल पर नए हैं बेटा तो निश्चित सब्सक्राइब कर दें, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ठीक, और लाइक और शेयर करना एकदम न भूलें, ठीक। वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।